वहीं खार्किव में रूस के लगातार हमलों ने खलबली मचा दी है। वहां रूस ने दनादन इतनी मिसाइलें दागी कि लोगों की जान पर बनाई, जिसका असर वहां मौजूद तकरीबन हर घर में देखने को मिला। एक जगह पर तो रूस की फौज का हमला एक शख्स के लिए काल साबित हुआ। उसने अपने घर के अंदर ही दम तोड़ दिया, जिसकी वजह से वहां चारों तरफ खून के धब्बे बन गए। उसकी मौत के बाद इलाके में मातम पसर गया, जिसके बाद बाकी लोगों को घर से बाहर निकालकर उसके शव को वैन में भरकर राहत कर्मी अपने साथ ले गए। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जर्मनी और हंगरी पर बहुत तीखा हमला बोला है। ज़ेलेंस्की ने ये तक कह दिया है कि लोगों के खून से पैसे बनाए जा रहे हैं। उनकी ये छटपटाहट इसलिए दिखी क्योंकि जंग के बाद से अभी तक यूरोप ने तेल और गैस खरीदने के लिए रूस को $3,700 करोड़ दिए हैं। और ये इतनी बड़ी रकम है जिससे किसी भी जंग का समीकरण बदल सकता है। रूस से तेल और गैस के इंपोर्ट पर बैन का प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन के सामने जंग की शुरुआत में ही लाया गया था, लेकिन दावा यह है कि जर्मनी और हंगरी ने वीटो का इस्तेमाल किया और प्रस्ताव पास नहीं होने दिया। नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन के समर्थन का दावा करने वाले यूरोप के देश रूस की जेब भर रहे हैं। इस बात पर ज़ेलेंस्की का गुस्सा फूट पड़ा। Ми не розуміємо, як можна заробляти на крові. На жаль, деякі держави це роблять. यूरोपीय держав। ज़ेलेंस्की ने ये बयान एक टीवी इंटरव्यू के दौरान दिया, वो भी उस वक्त जब वो एक टीवी इंटरव्यू में यूरोप के तेल और गैस से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया था कि रूस से तेल और गैस खरीदने वाले यूरोप के देश किसका साथ दे रहे हैं। और इस सवाल को सुनते ही ज़ेलेंस्की के सब्र का बांध टूट गया, खास तौर पर उस वक्त जब यूक्रेन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाया गया हो। पश्चिमी देशों और यूरोप के देशों से ज़ेलेंस्की ने हथियारों की मांग की है और रूस से तेल और गैस की खरीद हर कीमत पर बंद करने की अपील की है। यूक्रेन की सेना और वहां की सरकार से जुड़ी लगभग सभी एजेंसियां इस तरह के वीडियो दुनिया भर में फैला रही हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने उन हथियारों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बनाई है जिसकी जरूरत उन्हें रूस से जंग लड़ने के लिए है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि आजादी का समर्थन करने वाले हर मुल्क को यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन उनकी मदद की बात करने वाले भी तेल और गैस का नाम आते ही खामोश हो जाते हैं। यूरोप के बड़े देश भी ज़ेलेंस्की के दावे के आगे चुप हैं। खास तौर पर इसलिए क्योंकि यूरोप के सामने रूस के तेल और गैस का कोई विकल्प नहीं है। मतलब ये कि अगर रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद कर दिया गया तो इतनी जल्दी कोई दूसरा इंतजाम मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि यूरोप की जर्मनी जैसे बड़े देशों के भी हाथ बंधे हुए हैं। यूरोप की यही मजबूरी अब एक नए विवाद की भी वजह बन रही है। पहले भी जर्मनी पर ज़ेलेंस्की गुस्सा निकाल चुके हैं। अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि जर्मनी ही यूक्रेन के निशाने पर है। असल में जर्मनी रूस का बड़ा देश होने के अलावा रूस का अहम दोस्त भी रहा है। हालांकि युद्ध शुरू होते ही जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का प्रोजेक्ट रोक दिया, लेकिन गैस और तेल का इंपोर्ट नहीं रोक पाया। जर्मनी के ही साथ चलते हुए यूरोप के बाकी देश भी रूस से इंपोर्ट रोक नहीं पाए। 1.5 महीने से चल रहे युद्ध ने यूक्रेन का नक्शा बदल कर रख दिया। वहां रूस ने इतने जोरदार हमले किए कि मारिपुल में कई ऐतिहासिक इमारतों की सूरत बिगड़ गई, जिसके बाद वहां अगर कुछ बचा तो वो था सिर्फ और सिर्फ मलबा, जिसे समेटने के लिए कई लोग जुटे दिखाई दिए। कभी यूक्रेन का इतिहास समेट कर रखने वाली इन इमारतों पर रूस ने ऐसा कहर बरपाया कि उनका हुलिया बिगड़ गया। वहां रहने वाले लोगों ने इसे सबसे खौफनाक हमला बताया। Пока залезли в подвал, а жена еле ходит. А теперь я ее не могу оттуда еле вытащил. रूसी हमले का असर उस इलाके में मौजूद कई इमारतों पर पड़ा। बताया गया कि ये बिल्डिंगें सैकड़ों साल पुरानी थी। उधर युद्ध के मोर्चे के अलावा ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को सुधारने की भी कमान संभाली। जंग के 51 दिन बीत जाने के बाद यूक्रेन के ज्यादातर इलाके तबाह हो चुके हैं और इसके साथ ही इस जंग ने वहां की इकोनॉमी को भी पूरी तरह से चौपट कर दिया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने अपने देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने की तैयारी भी शुरू कर दी, जिसके तहत उन्होंने राजधानी कीव में अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। खबर है कि इस बैठक में देश भर में काम धंधों को दोबारा शुरू करने और बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था को किस तरह सुधारा जाए, इस पर चर्चा की गई। रूस ने यूक्रेन को इतनी गहरी चोट दी है जिससे उबरने में यूक्रेन को दशकों लग सकते हैं। रूस ने अपने सैन्य अभियान के तहत यूक्रेन के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को ही नहीं बल्कि उद्योग धंधों, वेयर हाउसों को भी निशाना बनाया है। जंग की शुरुआत से ही रूस ने यूक्रेन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और दफ्तरों को निशाना बनाया।
जिसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन सैन्य के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी तबाह होता चला गया। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन को इस आर्थिक तबाही से पार पाने के लिए यानी अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होने के लिए $1 ट्रिलियन मतलब भारतीय रुपयों में करीब 76 लाख करोड़ की जरूरत होगी। वहीं यूक्रेन की फौज ने रूस के सिपाहियों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उनके सिपाहियों ने नई बंदूकों और मिसाइलों के साथ अलग अलग ट्रेनिंग कैंपों में अभ्यास किया, जहां उनका हौसला बढ़ाने के लिए सेना के अधिकारियों ने पहले उनसे बात की और फिर अपने कंधों पर बंदूक थामे जवान आगे बढ़ गए। पोजीशन लेने के बाद जैसे ही उन्हें इशारा मिला, उन्होंने मिसाइल दाग दी। ट्रेनिंग कैंप में मौजूद जवान जोश से भरे नजर आए, जहां उन्होंने रूस के सैनिकों को खुली चेतावनी भी दी। В місцях, де може бути зустріч з противником. इस तैयारी में दुश्मन सेना पर सामने से गोलीबारी करना भी शामिल था। इस दौरान यूक्रेन के सैनिकों को बंकरों में छिपकर दुश्मन पर लगातार फायरिंग करने और अपने साथियों को कवर फायर देकर उन्हें आगे बढ़ाने के तरीके भी सिखाए गए। तबाह हो चुके मारियोपोल में लोग खाने पीने के सामान की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिनमें सैकड़ों लोग लाइन में खड़े दिखाई दिए। सभी जरूरी सामान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। गोलाबारी की वजह से शहर की दुकानें बंद थी और लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा था। ऐसे में जैसे ही उन्हें पता लगा कि उनके लिए मदद पहुंची है, वो इकट्ठा हो गए। दावा किया गया कि राहत रूस की तरफ से भेजी गई थी। राहत सामग्री शहर में पहुंचने के बाद जवानों ने सभी को एक एक कर खाने पीने का सामान दिया, जिसके बाद कुछ लोग घरों के बाहर खाना पकाते भी दिखे। जिस जगह मदद पहुंची थी वहां रूस का झंडा भी फहराता दिखा और कुछ सैनिक गश्त करते नजर आए। अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन ने डोनबास का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस की सेना सरेंडर करती दिख रही है। रूस की सेना को यूक्रेन सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है, जिसके बाद रूसी सेना घुटनों के बल रेंगती हुई यूक्रेन की सेना की तरफ बढ़ती है और फिर सरेंडर कर देती है। तो ये देखिए किस तरीके से डोनबास में रूस की सेना सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। घुटनों के बल रेंगते हुए पुतिन के सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो जारी किया गया है। डोनबास ये वो इलाका जिस पर जेलेंस्की ने बयान दिया था कि रूसी सेना उस पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन डोनबास पर पूरी तैयारी है यूक्रेन के सैनिकों की और ये तस्वीरें सामने आई हैं। रूस की गोलाबारी में पूरी तरह तबाह हो चुके बोरोद्वांका शहर को संवारने का बीड़ा वहां के आम लोगों ने उठा लिया। ये शहर कीव का हिस्सा है, जिसने इस युद्ध में अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उसे दोबारा पहले की तरह खड़ा करने का जिम्मा वहां के आम नागरिकों ने उठा लिया और पूरी शिद्दत से उसकी तस्वीर बदलने में जुट गए। रूसी गोलाबारी में सड़क पर जगह जगह गिरे इमारतों के मलबे को उठाने के लिए उन लोगों ने जान लगा दी। सामने आई तस्वीरों में वो लोग रूस के हमले में टूट फूट चुकी चीजों को भी कचरा उठाने वाली गाड़ी में डालते दिखे। उन्होंने बड़ी बड़ी ईंटों को उठाकर भी उन्हें किनारे किया, ताकि आने जाने के रास्ते में कोई अड़चन पैदा न हो। एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के उन आम नागरिकों ने अपने शहर को संवारने में अलग अलग तरीके से अपना योगदान दिया। हमले में नष्ट हो चुके साइन बोर्ड को सड़कों से हटाने से लेकर वहां झाड़ू लगाने तक का काम उन लोगों ने सिर्फ अपने शहर बोरोद्वांका को फिर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू हुए आज 52 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूसी सेना अब भी यूक्रेन में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई है। यूक्रेन में रूस की सेना को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी से जुड़ा एक वीडियो यूक्रेन ने जारी किया है, जिसमें रूस की T-72 टैंक पर यूक्रेन की सेना कब्जा करते दिखी। रूस की सेना ये टैंक छोड़कर भाग गई थी, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने वहां पहुंचकर टैंक को अपने नियंत्रण में ले लिया। तस्वीरें आप देखिए, ये T-72 टैंक है जिसको छोड़कर रूसी सेना भाग गई है। पुतिन के सैनिक भाग खड़े हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए और ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से सबूत के तौर पर जारी किया गया है। यूक्रेन की एक महिला पुतिन के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी। पेशे से ये यूक्रेन की प्रोसिक्यूटर जनरल है और इनका नाम है इरिना, जो पुतिन और उनकी सेना को युद्ध अपराधी घोषित करवाने की मुहिम में जुटी हैं। बताया गया कि इरिना वेनेडिक्टोवा यूक्रेन पर हमले का जिंदा सबूत है, रूस के हर जुल्म की गवाह है। इतना ही नहीं, इरिना के पास यूक्रेन पर हुए रूसी हमलों का हर रिकॉर्ड महफूज है
और सारे सबूत दस्तावेज बनकर पुतिन के लिए काल बन सकते हैं। इरीना के बारे में कहा जा रहा है कि चाहे वो बुचा नरसंहार हो, मारिउपोल में आम लोगों को निशाना बनाने का मामला हो, या फिर मिकोलाइव और खार्किव की तबाही, हर घटना पर वो अलग अलग रिपोर्ट तैयार कर रही हैं और वो खुद भी उन इलाकों का दौरा कर रही हैं जो रूसी हमलों में बर्बाद हो चुके हैं। War crimes, but cases against humanity, genocide, cases of aggressive war, it's all in my focus of priority. इरीना का मकसद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संगठन और यूएन पुतिन और उसकी सेना के जिम्मेदार लोगों को युद्ध अपराध का दोषी करार दे और यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में पूरी दुनिया मदद के लिए आगे आए। इसके लिए इरीना मीडिया का भी सहारा ले रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने कीव के करीब 30 किलोमीटर दूर मिसाइल कारखाने को उड़ा दिया है। बताया जा रहा है कि कीव की इस फैक्ट्री में यूक्रेन मिसाइल बनाई जा रही थी, जिसे रूसी सेना ने तबाह कर दिया है। जब मीडिया की टीम इस फैक्ट्री के पास पहुंची तो देखा कि रूसी हवाई हमले में फैक्ट्री के आसपास की इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन में मौजूद सैकड़ों ऐतिहासिक धरोहरें युद्ध में नष्ट हो गईं। यूनेस्को के मुताबिक अब तक रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में करीब 100 ऐतिहासिक धरोहरों को काफी नुकसान पहुंचा और उसमें एक वर्जिन मैरी स्टैच्यू भी शामिल है, लवीव में मौजूद है। दोनों देशों के बीच जारी जंग में शहर के बीचों बीच लगी ये मूर्ति भी नहीं बच पाई, जिसकी मरम्मत का काम बिना देर किए शुरू कर दिया गया। अपनी धरोहर को बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने युद्ध के खत्म होने तक का इंतजार भी नहीं किया। हालांकि शहर में पहले से ही ऐतिहासिक धरोहरों की मरम्मत का काम चल रहा था, जो युद्ध की वजह से बीच में रुक गया था, लेकिन उसे फिर शुरू कर दिया गया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने यूक्रेन में अपने हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। पहली खेप में अमेरिका यूक्रेन को गोला बारूद और छोटे हथियार भेज रहा है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो तस्वीर सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि अमेरिकी वायुसेना बेस डेलावेयर में एक कंटेनर में हथियारों को रखा गया है, जिसके बाद इन हथियारों की डिलीवरी यूक्रेन में की जाएगी। तो पहली खेप यूक्रेन पहुंचने वाली है। ये वायुसेना बेस अमेरिका का है, जहां पर हथियार रखे गए हैं और ये जानकारी मिली है कि पहली खेप में छोटे हथियार अमेरिका यूक्रेन को भेज रहा है। काफी मदद अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिल रही है और जो तमाम पश्चिमी देश हैं वो यूक्रेन की इस वक्त मदद कर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर आई चीन और ताइवान की तनातनी पर। खबर है कि चीन ताइवान के नजदीक समंदर में सैन्य अभ्यास करने वाला है। मतलब ये कि चीन ने एक बार फिर बाइडेन और दुनिया को बता दिया कि वो ताइवान के मुद्दे पर किसी के आगे नहीं झुकेगा। चीन यूक्रेन जंग के पहले दिन से ताइवान पर कब्जे का इशारा कर रहा है, जिसके बाद अमेरिका ने कभी उसे चेतावनी दी तो कभी धमकी, लेकिन शी ने ठान ली कि वो नहीं मानेंगे। उन्होंने कभी समंदर तो कभी हवाई रास्ते से ताइवान पर नजर रखनी शुरू कर दी है। चीन ताइवान के एयर स्पेस में कई बार घुस चुका है, लेकिन इस बार वो आसमान और समंदर दोनों जगह सक्रिय है। यही नहीं, शी ने अपने सबसे खतरनाक विमान को ताइवान के नजदीक पेट्रोलिंग के लिए तैनात कर दिया है। कीव से अरुण हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। अरुण, जरा ये बताइए कि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, इस बीच ये खबर सामने आ रही है। जी प्रीति, यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से चीन ताइवान को लेकर के आक्रामक तेवर दिखा रहा है, उससे साफ है कि अगर अमेरिका ताइवान की तरफ से मैदान में उतरा तो बड़ी जंग हो सकती है। कभी चीन अपने फाइटर जेट के जरिए ताइवान की सीमा का अतिक्रमण करता है तो जवाब में अमेरिका युद्धपोत तैनात करने की धमकी देता है। इन धमकियों, इन चेतावनियों के बीच ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से जंग की फुल तैयारी है और किसी भी समय जंग छिड़ सकती है अगर चीन ताइवान को लेकर अपना आक्रामक रुख जारी रखता है या ताइवान पर हमला करता है। क्योंकि अमेरिका की चेतावनी के जवाब में चीन ने भी कमर कस ली, तैयार हो गया है वो। ताइवान के मुद्दे पर खुद को बाइडेन से ऊपर दिखाने के लिए शी ने एक शक्ति परीक्षण किया, और वो भी ताइवान के नजदीक। अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए उसके नजदीक ग्वाम में अपना सबसे ताकतवर समुद्री बेड़ा उतारने का फैसला किया ही था कि शी ने भी जवाब दे दिया। खबर है कि उन्होंने ताइवान के नजदीक ईस्ट चाइना सी में अपनी नौसेना का दम दिखाया। मतलब ये कि बाइडेन युद्ध अभ्यास के बारे में सोच ही रहे थे कि शी जिनपिंग ने उसे करके भी दिखा दिया, वो भी ताइवान के नजदीक। मतलब ये कि शी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अमेरिका शेर है तो चीन सवा शेर है। ये खबर तो पहले भी कई बार आ चुकी है कि शी जिनपिंग ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, जिसके लिए उनके पास एक 60 दिनों का प्लान भी तैयार है। हालांकि बीच बीच में अमेरिका चीन को न सिर्फ चेतावनी देता है बल्कि धमकी भी देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।
खबर है कि चीन ने ब्लू बैटल ग्राउंड या समंदर में अपनी इस ड्रिल के लिए नौसेना और वायुसेना दोनों को मैदान में उतारा, जिन्होंने फाइटर जेट और जंगी जहाज के जरिए अमेरिका को अपने हथियारों की ताकत दिखाई और ताइवान पर समुद्र के रास्ते हमला करने का इशारा कर दिया। द यूरोप एशियन टाइम्स ने दावा किया है कि चीन ने ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है, जिसके लिए वो इस्तेमाल कर रहा है अपना सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान J-20। चीन के इस विमान को माइटी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, जो किसी भी लड़ाकू विमान की आवाज से दोगुनी तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। चीन का दावा है कि ये लड़ाकू विमान ऐसी तकनीक से लैस है जिसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। मतलब यह कि J-20 अगर किसी देश की सीमा के नजदीक से गुजरा भी तो उसे पकड़ना मुश्किल है और माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने पेट्रोलिंग के लिए J-20 को चुना है। चीन ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब एक दिन पहले बाइडेन ने अपने 2 अधिकारी ताइवान भेजे थे, जबकि चीन पहले ही कह चुका था कि वो ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका की दादागिरी नहीं सहेगा और इसलिए उसने समंदर में दम दिखाया। ईस्ट चाइना सी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, जिसके पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान के द्वीप